हाय, इजराइल और आर्मेनिया। अगर आप इन दोनों देशों की हिस्ट्री पर गौर करोगे तब आप लोगों को इन दोनों देशों की हिस्ट्री में एक सिमिलर पैटर्न सा दिखाई देगी। दोनों ही दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। दोनों ही एक समय बहुत पावरफुल था। दोनों ही एक समय तक बड़े बड़े साम्राज्य के नीचे दब चुका था। दोनों ही बहुत समय के लिए दुनिया से गायब था। यहूदी और आर्मेनियन दोनों जाति को ही एक समय दुनिया से मिटाने की कोशिश किया गया था। दोनों ही देशों को वर्ल्ड वॉर्स के बाद बनाया गया था। उसके बाद दोनों देशों को ही अपने अस्तित्व के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। आर्मेनिया और इजराइल कल्चरली भी बहुत यूनिक है। यूनिक रिलीजन, यूनिक लैंग्वेज, यूनिक स्क्रिप्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। जियोग्राफिकली भी ये दोनों देश बहुत सिमिलर है। लेकिन इतने सब सिमिलरिटीज के बावजूद भी आज सिचुएशन ऐसा है कि एक देश कुछ देशों के लिए यमराज बन चुका है, लेकिन दूसरा देश आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे कि इतने सिमिलर सिचुएशंस के बावजूद भी क्यों आर्मेनिया इजराइल से इतना बिछड़ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से। वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ही ब्रिटेन और फ्रांस का यहूदी और आर्मेनियन लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा ही सिंपैथी था। इसी समय ब्रिटेन के मदद से फिलिस्तीन में इजराइल बनने का प्रोसेस शुरू भी हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन साम्राज्य के कमजोरी का फायदा उठा के साल 1918 में आर्मेनिया खुद को आजाद घोषित कर लिया था। ट्रीटी ऑफ सेफ के मदद से आर्मेनिया का बहुत फायदा हुआ, लेकिन आर्मेनिया किस्मत की मार को झेल नहीं पाया। तुर्की आर्मेनिया के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर सोवियत यूनियन बाकी बचे हिस्से को अपने साथ मिला लिया। खैर, स्टेट ऑफ इजराइल का जन्म तो 1948 में ही हो गया था, लेकिन आर्मेनिया को आजाद होने के लिए और 43 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन इतने सालों बाद आजाद होने के बावजूद भी आप लोग देखेंगे कि इन दोनों देशों का परिस्थिति एकदम सिमिलर था। आजादी के तुरंत बाद इन दोनों देशों को अपने से कई गुना बड़े ताकतों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ना पड़ा। रिजल्ट भी एकदम सेम निकला और परिणाम भी एकदम सेम हुआ। लेकिन लक फैक्टर ने आर्मेनिया की एग्जिस्टेंस को इजराइल के तुलना में और वल्नरेबल बना दिया। दरअसल इजिप्ट और इजराइल के बीच में 4 बार युद्ध हुआ था और इन चारों युद्ध में ही इजराइल इजिप्ट को अपने घुटने पे लाया था। इसके बाद साल 1979 में इजराइल के साथ इजिप्ट ने एक पीस नेगोशिएशन साइन किया और इस दलदल से बाहर निकल गया। अब क्योंकि इजिप्ट ही एकमात्र ताकतवर अरब देश था, इसीलिए बिना इजिप्ट के इजराइल से पंगा लेना सुइसाइड करने का समान है। इसीलिए धीरे धीरे बाकी के कुछ अरब देशों ने भी इजराइल के साथ शांति बनाए रखना ही बेहतर समझा। अगर यहाँ पर इजिप्ट कभी नहीं हारता तब ये कॉन्फ्लिक्ट और भी खींचता चला जाता। बात करें आर्मेनिया की, तो अगर आर्मेनिया के साथ तुर्की का 1-2 युद्ध होता और इनमें आर्मेनिया तुर्की को बुरी तरीके से हरा देता, तब ये कॉन्फ्लिक्ट कब का खत्म हो जाता। क्योंकि ऑब्वियसली अजरबैजान में उतनी हिम्मत नहीं होगी अकेला आर्मेनिया से लड़ने का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान के साथ, जो एक कमजोर देश है। इसीलिए अजरबैजान को कितना भी हरा लो, ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगा। तुर्की हर बार तुर्की और मुस्लिम कार्ड प्ले करके इस कॉन्फ्लिक्ट को और खींचता रहेगा। खैर, सेकेंड नागोर्नो काराबाख वॉर में हारने के बाद आर्मेनिया का एग्जिस्टेंस और वल्नरेबल हो गया। लेकिन यहाँ पर गलती आर्मेनियन गवर्नमेंट का भी था। भले ही अरब इजरायली वॉर्स में इजराइल बार बार अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किए हो, लेकिन वो बात अच्छी तरह से जानता था कि एक प्रॉपर पीस डील के अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी युद्ध जीत लो। इसीलिए इजराइल ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया। पहले दुश्मनों से बहुत सारे जमीन छीन लो, फिर पीस नेगोशिएशन के समय उन जमीनों के बदले दुश्मनों से अपनी मान्यता की मांग करो। इसमें अपन भी खुश और दुश्मन भी खुश। फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर के दौरान आर्मेनिया ने अजरबैजान के बहुत सारे जमीनों पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन पीस नेगोशिएशन के समय आर्मेनिया ने 1% जमीन भी अजरबैजान को नहीं लौटाया। ये घटना अजरबैजान के अंदर एक क्रोध का जन्म दिया। एक दिन हम अपने जमीन को जरूर आर्मेनिया से वापस लाएंगे, जिसके चलते अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ एक फ्यूचर वॉर प्लानिंग शुरू कर दिया। और इसका नतीजा तो हम सभी ने देखा 2020 में। तो अगर 1994 में आर्मेनिया आर्मेनियन मेजोरिटी नागोर्नो काराबाख को अपने साथ मिला के और बाकी के अजरबैजानी मेजोरिटी हिस्से को अजरबैजान को दे देता, तो शायद सेकेंड नागोर्नो काराबाख वॉर नहीं होता। और अगर अजरबैजान को नाक्चिबंद तक का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता, तब दोनों देशों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाता। यहाँ पर भी लक फैक्टर है। दरअसल इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर एक तो अमेरिका के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ईरान को न्यूक्लियर पावर होने से रोकता है
और मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है। उसके अलावा यहूदी लोग अमेरिका के टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं। तो अमेरिका को इतना सुख देने की वजह से अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग $3 बिलियन का फॉरेन एड प्रोवाइड कराता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की मदद से इजराइल हर बार यूनाइटेड नेशन के दलदल से बच जाता है। दूसरी तरफ आर्मेनिया की बात करें तो रशिया को आर्मेनिया की उतनी जरूरत है नहीं जितनी जरूरत अमेरिका को इजराइल की है। इसीलिए रशिया आर्मेनिया को उतना सपोर्ट नहीं करता। बात करें ईरान की तो रिलीजन की वजह से ईरान भी आर्मेनिया को खुल के सपोर्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो आर्मेनिया की किस्मत ही खराब है। अगर लास्ट मोमेंट पर रशिया अपना पीस कीपिंग फोर्स ना भेजा होता तो 2020 में ही फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर का रिपीट टेलीकास्ट हो जाता उल्टे डायरेक्शन से। इसीलिए तुर्की हमेशा ये नारा लगाता है कि रशिया प्रो आर्मेनियन है। 1980s के दशक आते आते इजराइल समझ गया कि अगर अभी भी अपने इकोनॉमी को ठीक नहीं किया तो कोई हमें जिंदा नहीं रहने देगा। इसीलिए 1980s के बाद से इजरायली गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के वजह से इजराइल के अंदर एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला। टॉप क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट की नो टैक्स पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करने लगे। दूसरी तरफ आजादी के बाद से आर्मेनिया ने अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स की प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था। हाँ, फास्ट नागोर्नो काराबाख वॉर के बाद धक्का जरूर लगा, लेकिन ईरान तो आर्मेनिया की मदद कर रहा था। यहाँ आर्मेनिया के पास पूरी चांसेस था कि वेस्टर्न देशों से सिंपैथी हासिल करके अपने देश को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लो टैक्स घोषित करके आर्मेनिया को एक बिजनेस हब बनाना। मौका एकदम बढ़िया था क्योंकि खुद रशिया ही अब टूटने के कगार पर था, लेकिन गवर्नमेंट समय का सही उपयोग नहीं कर पाया। जबकि आर्मेनियन जेनोसाइड की वजह से पूरी दुनिया जरूर इस छोटे से देश के ऊपर सिंपैथी दिखाती, लेकिन लैक ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से ये रास्ता भी बंद हो गया। बाद में अपने कुछ बड़े बड़े कंपनीज को रशिया को बेचना पड़ा क्योंकि रशिया फिर से खड़ा हो चुका था। अब बात करते हैं इकोनॉमी से जुड़े कुछ डोमिनो इफेक्ट्स के बारे में। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते इजरायली गवर्नमेंट के पास भरपूर पैसा आने से गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमी के एक बहुत बड़े हिस्से को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट हम सभी जानते हैं। बात करें आर्मेनिया की तो गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या खर्च करेगा। बहुत पैसा होने की वजह से और हर साल अमेरिका से मिल रहे $3 बिलियन का फॉरेन एड की वजह से इजराइल एक बहुत बड़ा अमाउंट अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च कर पाता है। इसके अलावा अपने मिलिट्री को और एडवांस बनाने के लिए इजराइल बहुत सारा पैसा मिलिट्री सेक्टर से जुड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्च करता है, जिसका रिजल्ट हम सब देख ही रहे हैं। और इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स दुनिया का एक पावरफुल और हाईली एडवांस मिलिट्री है। बात करें आर्मेनिया की तो सिचुएशन वैसा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या खर्च करेगा अपने मिलिट्री पर। और कौन ही देश हर साल आर्मेनिया को फोकट का पैसा देगा जिससे वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना सके। सेम चीज है यहाँ पर भी। गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आएगा गवर्नमेंट उतना पैसा अपने देश की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर पाएगा। इसीलिए इजराइल में आप लोगों को अमेरिका और यूरोप जैसे फुल मजे मिलेंगे, वही दूसरी तरफ आर्मेनिया में आप लोगों को यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे मजे मिलेंगे। इसीलिए बाहर से यहूदी लोग भर भर के इजराइल में सेटल होते हैं, क्योंकि अमेरिका हो या इजराइल लिविंग कंडीशन तो सेम ही होगा, तो क्यों अपने होमलैंड से दूर रहना। दूसरी तरफ कोई आर्मेनिया में लौटना ही नहीं चाहता, क्योंकि भले ही इतने सालों बाद आर्मेनिया को आजादी मिले हो, लेकिन यहाँ आके भी क्या घंटा मिलेगा। लोग हमेशा अच्छी सैलरी और बेटर लाइफस्टाइल के लिए यूरोप और अमेरिका में सेटल होते हैं, लेकिन इजराइल तो एकदम यूरोप जैसा है। इसीलिए इजराइल से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाता, एटलीस्ट काम के लिए तो बिल्कुल ही नहीं जाता। बात करें आर्मेनिया की तो यहाँ हालात इंडिया और रशिया जैसे देशों की तरह ही है। इसीलिए यहाँ से लोग बेटर सैलरी और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए यूरोप और अमेरिका में चले जाते हैं। जैसे अमेरिका इजराइल को हर साल फॉरेन एड प्रोवाइड करता है, वैसे ही अमेरिका आर्मेनिया को भी फॉरेन एड प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि इससे पानी भी गर्म नहीं होता। इजरायली सिटीजनशिप लॉ के मुताबिक अगर कोई भी नॉन इजरायली यहूदी इजराइल में रहने के लिए आते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। खैर, ये तो हुई माइग्रेशन की बात। मोसाद ने इजराइल के बाहर रह रहे यहूदी लोगों को इजराइल लाने में भरपूर भूमिका निभाया था। इन सभी के चलते इजराइल का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनियन कॉन्स्टिट्यूशन में इजराइल की तरह ही बिल्कुल सेम लॉ बनाया गया है। मतलब अगर आर्मेनिया के बाहर रह रहे किसी भी लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट रहे जिससे पता चल सके कि वो बंदा आर्मेनियन एंसेस्ट्री के है, तुरंत उन्हें आर्मेनिया का नागरिकता मिल जाएगा। इजराइल एक लिबरल डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह, और लोगों के पास भी पूरी आजादी है अपने सरकार के बारे में आलोचना करने का। मतलब सब कुछ यूरोप की तरह है। दूसरी तरफ आर्मेनिया भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन यूरोप की तरह इतना उदारवादी नहीं है। पहले तो आर्मेनिया में सेंसरशिप एक कॉमन बात थी, लेकिन साल 2018 में हुई वेलवेट रेवोल्यूशन के बाद से सेंसरशिप की घटनाएं कम देखने को मिलता है। करप्शन की बात अलग से और क्या बताऊं। आर्मेनिया की गवर्नमेंट सिस्टम वैसे भी बहुत कमजोर है। आप लोग देखोगे कि आजादी के बाद से बार बार आर्मेनिया के अंदर बड़ी मात्रा में आंदोलन हुए थे। मकसद 3 ही था, करप्शन को खत्म करो, फेयर इलेक्शन करवाओ, और प्राइम मिनिस्टर नल्ला है उसे सत्ता से हटाओ। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज की आर्मेनिया बिल्कुल 1960s और 70s के दशक के इजराइल जैसा है। नहीं। आजादी के बाद से आर्मेनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% के ऊपर था। ये चीज यही दर्शाता है कि आर्मेनिया में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। नहीं। क्योंकि भले ही ये लोग कितना भी उछल ले, इन फ्यूचर आर्मेनिया कभी भी दुनिया से नहीं मिटने वाला, क्योंकि आर्मेनिया CSTO का मेंबर है, जो नेटो का ही एक अल्टरनेटिव संगठन है। हाँ, आर्मेनियन गवर्नमेंट को अपने देश के अंदर ऐसा इनिशिएटिव्स लाना पड़ेगा जिससे बाहर के मल्टीनेशनल कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब आर्मेनिया के अंदर बिल्डअप करे। इससे आर्मेनिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रेट, GDP और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। हाँ, आर्मेनिया की जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल की हालत पहले आर्मेनिया से भी बदतर था और आज भी है। इसके साथ ही देश के बाहर रह रहे आर्मेनियन लोगों को भी इनकरेज करना पड़ेगा अपने फादरलैंड में आके बसने के लिए। ऐसा करते करते 10-15 सालों के बाद जब आर्मेनियन इकोनॉमी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब गवर्नमेंट को एक बड़ा अमाउंट अपने मिलिट्री और मिलिट्री से जुड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना होगा। तो अगर ये सब चीजें आर्मेनिया के अंदर होते रहे, तभी हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर आर्मेनिया भी इजराइल के जैसा बन सकता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।